इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग 1 साल का वक्त पूरा करने जा रही है। ये लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि इसका दायरा बढ़ता चला जा रहा है। मगर इस लड़ाई में कल जो कुछ लेबनान में हुआ, उसने पूरी दुनिया में कई लोगों को चौंका दिया है। क्योंकि लेबनान में कई पेजर एक साथ कल फटे, और जिसको लेकर हिजबुल्लाह के लड़ाकों का कहना है कि ये इजराइल की कारस्तानी है, इजराइल की एजेंसी मोसाद ने इसे अंजाम दिया है। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस तरीके की तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या आम रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजों को वेपनाइज किया जा सकता है? इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं, साइबर सिक्योरिटी के जाने माने एक्सपर्ट हैं अमित दुबे। बहुत स्वागत है सर अमरउजाला.com में आपका। मेरा पहला सवाल आपसे इसी चीज को लेकर है कि क्या रोजमर्रा जिंदगी की चीजों को वेपनाइज किया जा सकता है, और जो कुछ कल लेबनान में हुआ, क्या वो मुमकिन है कि इजराइल की तरफ से उसको अंजाम दिया गया हो? क्या एक साथ इतने सारे पेजर फटना एक तरीके का ऑपरेशन हो सकता है? डेफिनेटली देखिए, ये पूरी तरीके से, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से ये पूर्णतः कहा जा सकता है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट था। ये अचानक कोई एक टेक्निकल फॉल्ट नहीं था, टेक्निकल ग्लिच नहीं था, क्योंकि एक साथ इस लेवल पर यही चीज एक ही समय पर होना कोई सरप्राइज या कोई ऐसा नहीं हो सकता जो अपने आप हो गया हो। ये किसी ने किया, डेफिनेटली किया है। और इस हद तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारी चीजें कंप्रोमाइज करनी पड़ती हैं, पूरी लॉजिस्टिक चेन कंप्रोमाइज करनी होती है। आमतौर पर जब कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ब्लास्ट होती है तो उसका कारण होता है उसकी बैटरी हीट अप हो जाए, उसकी बैटरी में जो भी कंपोनेंट्स हैं यदि वो इस हद तक गर्म हो जाते हैं कि वो एक लेवल पर जाके ब्लास्ट हो जाए, तो ये नुकसान इस तरह का हो सकता है। अब वो बैटरी कई बार ऐसी होती है कि बैटरी ही वल्नरेबल होती है, कई बार जो आपका ड्राइवर है बैटरी का, जो डिवाइस ड्राइवर होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर कुछ खामियां होती हैं, जिससे कि बैटरी ओवरचार्ज हो जाती है या उसमें जो गार्ड रेल्स है वो काम नहीं करते। और आपने देखा होगा कई बार कि आईफोन कई बार गर्म हो जाए बहुत ज्यादा, तो वो काम करना बंद कर देता है, क्योंकि उसके गार्डर उसको रोक देते हैं कि इसके बाद ये ज्यादा काम कराओगे तो इसका डिफॉर्मेशन हो जाएगा या तो ये ब्लास्ट इसके एप्लीकेशंस काम नहीं करेंगे। हाँ, बिल्कुल। और वो काम करने से रोके जाते हैं थ्रू सॉफ्टवेयर। लेकिन यदि मान लो वो जो रोकने वाली जो प्रक्रिया है वही कंप्लीट ना हो पाए और वो चार्ज ही होता रहे या हीटअप होता रहे डिवाइस, तो वो डिवाइस इस तरह के एक्ट कर सकता है। और आजकल जो बैटरीज है वो भी बहुत बड़ी आने लगी है, तो उसका भी आप कह रहे हैं, इसमें सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हैकिंग के जरिए ये मुमकिन है कि बैटरी को ओवरचार्ज कर दिया जाए? बिल्कुल मुमकिन है। देखिए, ये मैं कह रहा हूँ कि जो उसमें सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है उसको यदि आप मैनिपुलेट कर दें तो आप उसकी गार्डरेल ब्लॉक कर देंगे और वो उसको चार्ज करने से रोकेगा नहीं, वो चार्ज होती रहेगी। यहाँ पर जो हुआ है वो थोड़ा सा अलग हुआ है। यहाँ पे चार्ज करने के कारण बैटरी एकदम से ब्लास्ट नहीं हुई है। यहाँ पर नॉर्मल किसी के हाथ में है और वो एक समय पर ब्लास्ट हुई है, तो इसमें और भी चीजें आपको ऐड करनी पड़ेंगी। पहले हो सकता है, आई एम जस्ट थिंकिंग लाउड, हो सकता है कि उस बैटरी जो उसमें डाली गई पेजर में वो एक प्रक्रिया के थ्रू लाई गई और उस बैटरी में ही कुछ ऐसा इक्विपमेंट था आरडीएक्स टाइप का जो एक लेवल पर जाके ब्लास्ट हो जाए, यदि टेम्परेचर उस लेवल तक जाए तो बैटरी के अंदर यदि कुछ मैनिपुलेशन है तो भी हो सकता है, क्योंकि बैटरी एक लेवल पर जाएगी। लेकिन एक चीज और है इसमें कि एक ही समय पर हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि एक समय फट रहा है दूसरी जगह, एक ही दिन यदि सारी चीजें हो रही हैं तो कोई टाइमर भी इन्वॉल्व था, कोई रिमोटली कंट्रोल कर रहा था या प्रीसेट टाइमर था कि इस दिन ये चीज होगी और उसके बाद ये लेकिन बैटरी अमित जी, करेगी। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि पेजर एक कम्युनिकेशन डिवाइस है। पेजर मोबाइल फोन के आने के पहले का डिवाइस है। उसका हिजबुल्ला इस्तेमाल भी इसलिए कर रहा था कि वो अपनी पहचान या अपना कम्युनिकेशन जो है वो मतलब आज के कम्युनिकेशन रखना चाहते थे, ताकि ये चीज पकड़ में ना आए। लेकिन ऐसे चीजों को, ऐसे जो डिवाइसेज हैं, आमतौर पर लोग जो है स्मार्टफोन की बजाय जो बेसिक फोन होते हैं उन पर जाते हैं हैकिंग को अवॉइड करने के लिए। लेकिन यहां तो जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट था वो हैक हुआ है, जो कि एज रुडिमेंट्री या एज बेसिक एज पेजर। बिल्कुल। और ये इसीलिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम बेसिक फोन इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हैक ना हो, लेकिन वो हैक नहीं होगा, आपकी जान ले लेगा फिर, या कुछ ऐसा और खतरनाक हो जाए उसके साथ, तो ये सब संभावनाएं हैं और वो हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ है जो आपके घर में है। आपके घर में ऐसी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है जिसके अंदर बैटरी ना हो। बैटरी तो मैंडेटरी कंपोनेंट है। तो इस तरह का कंप्रोमाइज होना, इस तरह की चीजें होना हर उस डिवाइस के संग पॉसिबल है। अब सवाल ये है कि रिमोटली कैसे होगा और एक कोऑर्डिनेटेड अटैक कैसे हो सकता है, तो उसके लिए बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी। रैंडमली नहीं कर सकते आप कि किसी को डिवाइस हैक कर लो। यहाँ पर डेफिनेटली लॉजिस्टिक में जो मैन्युफैक्चरर कौन था पेजर का, उसका सॉफ्टवेयर किसने मैनेज किया था,
बैटरीज कौन सप्लाई कर रहा था, उसके अंदर उसके बाद जो टेस्टिंग साइकिल है उसमें कौन जी, जो कौन सवाल आप पूछ रिस्पॉन्सिबल रहे था। हैं, उसके जवाब जो न्यूज़ रिपोर्ट्स में सामने आ रहे हैं कि ये जो पेजर है, ये बेसिकली गोल्डन अपोलो एक ताइवान की कंपनी है, उसने बिल्कुल। वहाँ से सप्लाई किए गए थे और ये एक अमेरिकी कंपनी के बनाए हुए डिवाइसेज़ हैं। तो ये ऐसी स्थिति के अंदर सप्लाई चेन और इसमें भी अभी ये क्लियर नहीं है कि क्या ये एक ही इसमें वक़्त में आए थे इसमें मेरे क्योंकि इस हाँ, लड़ाई नहीं के इसमें शुरू होने से पहले भी आए हुए हो सकते हैं ये, कई नहीं, डिवाइसेज़। इसके कुछ कंपोनेंट जॉर्डन से भी सप्लाई किए गए हैं, तो वो वही मैं कह रहा हूँ कि मल्टीपल जब चीजें इन्वॉल्व होती हैं, कि हो सकता है कि इसमें कोई खामी आई हो और बैटरी बदली गई हो, या कोई सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया हो सकता है सप्लाई करते समय चीज ठीक हो, लेकिन बीच में कोई ग्लिच आया और उस वजह से सारी चीजें चेंज की गई। तो बहुत सारी चीजें चेक करनी होंगी, लेकिन डेफिनेटली उसका सॉफ्टवेयर मैनिपुलेटेड था। उसका सॉफ्टवेयर रिमोटली तो ये तो मैनिपुलेटेड इसलिए हुआ, नहीं किया जा उसको सकता। थोड़ा-सा अलग रखते हैं। सबसे बड़े सवाल पर हम्म, लौटते हैं कि क्या इसमें हमारे लिए भी लेसन्स हैं, हमारे लिए सबक हैं और हमें कितना आगाह रहने की जरूरत है क्योंकि ये स्मार्टफोन, ये डिवाइसेस हर कोई यूज कर रहा है ऐसे समय में जब हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर रहे हैं। हर चीज कनेक्टेड डिवाइसेस और घर में इक्विपमेंट जो रोजमर्रा का फ्रिज और टीवी हम कनेक्टेड करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में ये खतरा कितना बढ़ जाता है? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ जो डिवाइसेस अभी आजकल हैं वो ज्यादा आसानी से इस तरह के अटैक हम्म, हो सकता है उन पर। क्यों? क्योंकि जो पेजर है उसमें कोई वायरलेस कम्युनिकेशन ऐसा नहीं था जो कोई दूर से बैठकर उसको कॉम्प्रोमाइज कर पाए। कोई ऐसी हम्म, कनेक्टिविटी उसमें होती नहीं है। यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन नॉर्मली होते हैं, और इस वजह से और बैंडविड्थ भी बड़ी कम होती है। अब तो हमारे पास मोबाइल फोन है, अब तो हमारे पास हाई बैंडविड्थ डिवाइसेस हैं, तो इनमें इस तरह की चीजें क्रिएट कर देना ज्यादा आसान है। कोई रिमोटली एक वायरस भी यदि आपके फोन में डाल दे जो लगातार बैकग्राउंड में एक प्रोसेस चलाता रहे, तो भी डिवाइस हीटअप हो जाएगा। और वो किसी यदि कोई उसको बैटरी की अवेलेबिलिटी मिल गई और वो बाईपास कर दे कि वो रोके ही ना चार्जिंग, तो रात में फट जाएगा मोबाइल। तो ये चीजें अब ज्यादा आसान है विद लेटेस्ट डिवाइसेस, मोबाइल फोन्स, और डेफिनेटली इस तरह की अवेलेबिलिटीज एक्सप्लॉइट हो सकती है। सवाल हम्म, यह है कि अब जब ये केस सामने आ गया, क्या ये नेशनल लेवल थ्रेट के तौर पर भी इस्तेमाल होगा? क्योंकि आमतौर पर इसलिए नहीं होता क्योंकि कोई किसी की जान लेना नहीं चाहता। तो हैकिंग जो हैकर्स होते हैं वो नॉर्मली दूसरे तरीके एक्सप्लॉइट ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम्म, डेफिनेटली ऐसे लोग भी होंगे। आप जैसे कि हम्म, डार्क वेब पर आप जाइए, कॉन्टेंट किलर हायर होते हैं, तो क्या वो हम्म, ऐसी सर्विसेज कल के दिन देना शुरू कर दें कि आप नंबर दीजिए, मोबाइल टाइप बताइए और हम उसका पास करवा देंगे, या कोई हम्म, वल्नरेबिलिटी ऐसी आइडेंटिफाई करके। तो उस तरह की एज ए हम्म, सर्विस भी जा सकती है। और फिर हम्म। नेशनल लेवल थ्रेट भी हो ये सकता तो है, बहुत ही क्योंकि बहुत खतरनाक सारे। है। ये बिल्कुल एक ऐसी टेरिटरी में हम जा रहे हैं जिसके अंदर हमें पता ही नहीं है कि कौन सी चीज हथियार हो सकती है, कौन सी चीज का इस्तेमाल बिल्कुल। किया जा सकता है। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं भारत के दुश्मन क्या इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम जितना कनेक्टेड वर्ल्ड में जा रहे हैं वहां इस चीज का भी खतरा रहेगा कि जिन डिवाइसेस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमने अभी हाल के समय में देखा जो कोऑर्डिनेटेड साइबर अटैक्स हैं, स्वार्म ड्रोन के अटैक्स हमने देखे हैं, अरामको की रिफाइनरी के ऊपर इस तरीके का अटैक हुआ था। तो ऐसे में ये भारत के लिए यहां पर चिंता के सवाल कितने ज्यादा हैं, क्योंकि हम इंटरनेट के भी सबसे बड़े यूजर के तौर पर उभर रहे हैं दुनिया में। देखिए, इसलिए ज्यादा चिंता की बात है क्योंकि अधिकतर जो सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट्स इस तरह की डिवाइसेस में इस्तेमाल होते हैं वो भी चाइना में मैन्युफैक्चर हम्म, होते हैं। चाइना में, ताइवान में, यही दो तीन कंट्रीज हैं। सेमीकंडक्टर जो फैब्स हैं वो इंडिया में है ही नहीं। तो इसलिए हम लोग डिपेंडेंट हैं दूसरे देशों के। अब दूसरे देशों में जो प्रोसेसेस हैं उसको एक्सप्लॉइट करके ह्यूमन लेवल पर या प्रोसेस लेवल पर या टेक्निकल लेवल पर यदि कोई व्यक्ति टारगेटेड इस तरह की मैनिपुलेशन कर देता है डिवाइसेस के अंदर जो इंडिया में वीआईपीज द्वारा यूज हो रही हैं, या मान लो 100 फोन ही ले आया और वो 100 फोन डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया, उसने गिफ्ट करवा दिया, तो भी इस तरह के कोऑर्डिनेटेड अटैक हो सकते हैं, और ये खतरा हमेशा बना रहेगा। हम हम्म, हमेशा से बात करते रहे कि जितना भी सेमीकंडक्टर लेवल पर कंपोनेंट्स हैं, जितना भी फर्मवेयर लेवल पर कंपोनेंट्स हैं, उसकी निर्भरता दूसरे देशों से कम होनी चाहिए। क्योंकि हम्म, हम कितना भी एप्लीकेशन लेवल पर करते रहें चीजें, लेकिन हम्म, डेटा तब भी चोरी हो जाता है। आपने देखा बहुत हम्म, सारे जो डिफेंस हमारी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने हुआवे या जो हम्म, भी ऐसी चाइनीज कंपनी उनके इक्विपमेंट बैन कर रखे हैं। तो राउटर से हम्म, डेटा चोरी हो रहा था। अब आप राउटर यूज कर रहे हो, कह रहे हो डेटा भी जा रहा है बाहर, कौन सी डिवाइस आ हम्म, रही है, कब कनेक्ट हो रही है, कब जा रही है। तो इस तरह की केसेस ऑलरेडी आए, और न सिर्फ इंडिया ने, बाकी देशों ने भी बैन किया। हम्म, तो ये जो डिपेंडेंसी हमारी सेमीकंडक्टर पर है, चाइना और दूसरे देशों पर, ये कम करनी होगी। और जब तक ये कम नहीं होगी इस तरह के खतरे बने। हम्म।
यानी आप जो कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा खतरा है, एक तरीके से ये टिकिंग टाइम बॉम्ब है, इसका रिमोट किसी और के हाथ में है। अगर ये आप जो कह रहे हैं, इसका मतलब ये कि ये चीज जो हुई है लेबनान में, वो पॉसिबल है, भारत ही नहीं दुनिया के किसी भी मुल्क में पॉसिबल है, अगर किसी के पास में इस तरीके की टेक्निक है तो। पर आमतौर पे क्या होता है कि इस रिस्क को कम कैसे किया जाता है कि एक ही सिस्टम में मल्टीपल लोगों को स्टेक होल्डर बनाया जाता है। जैसे कि आप फोन देखेंगे तो उसमें एक क्वालकॉम की चिप है जो कि यूएस की कंपनी है, फिर उसमें एक ताइवान की चिप है जो सपोज मीडिया टेक है या कुछ है। सो हमेशा जो पूरा बोर्ड डिजाइन होता है उसमें कई सारे अलग अलग देशों के कंपोनेंट्स होते ही हैं, लेकिन पूरी सप्लाई एक चेन जो है पर्टिकुलर, प्राइवेट। हाँ, लेकिन और उसके लिए आपको पूरी सप्लाई चेन कंप्रोमाइज करनी पड़ेगी। तो उस तरह से हम लोग रिस्क कम करते हैं किसी भी डिजाइन में कि एक ही उस पर निर्भरता ना रहे। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आप चाइना के जो फोन आता है पूरे के पूरे वही मैन्युफैक्चर होते हैं, उसका सेमीकंडक्टर से लेकर सॉफ्टवेयर से लेकर पैकेजिंग तक एवरीथिंग दे टेक केयर। तो उस वजह से उस स्कूल में तो ऐसा हो ही सकता है। तो और भी ऐसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ये भी होता है अमित जी कि आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो कितना फुल प्रूफ है, क्योंकि आपके जो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, आपके जो कम्युनिकेशन कैरियर्स हैं, वो तो देश में ही हैं, यहीं के लोग हैं और यहाँ उसके भी गेटवेज हैं। तो क्या इस पर काम हो रहा है या होता है हमारे यहाँ पे कि हम ऐसी किसी वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस करें ताकि आम लोग कम्युनिकेशन डिवाइस को केवल कम्युनिकेशन डिवाइस की तरह इस्तेमाल करें? नहीं, देखिए अभी इस तरह की चीजें चूंकि हुई नहीं थी और ये पहली बार ऐसा हुआ। जो हम टेलीकॉम लेवल पर ट्रैफिक मॉनिटरिंग करते हैं वो सिर्फ मेलवेयर एनालिसिस कर सकते हैं हम, अब्यूजिव आईपी एड्रेसेस को ब्लॉक कर सकते हैं, अब्यूजिव वेबसाइट ब्लॉक कर सकते हैं, मेल जो वेब ट्रैफिक है उसको मॉनिटर करके। आपने देखा वो हजारों वेबसाइट हर दिन हम ब्लॉक करते रहते हैं, उस तरह की चीजें होती हैं। वो नेटवर्क लेवल पर हम आइडेंटिफाई करके सर्टेन को देते हैं या और भी जो बॉडीज हैं जो इस तरह की एक्शंस लेती हैं। लेकिन ये अलग चीज है, ये हार्डवेयर लेवल पर चीज हो रही है। अभी अब सॉफ्टवेयर से आप थोड़ा सा अलग हो गए। हो सकता है कि आपको एक स्पेसिफिक बैटरी का सीरीज दिख ले और उस बैटरी की सीरीज के अंदर एक पार्ट में थोड़ा सा कोई ऐसा मटेरियल है आरडीएक्स टाइप का या जो ब्लास्ट हो सकता है। अब उस तरह की टेस्टिंग इस साइकिल में या सप्लाई चेन में नहीं होती। हमारे पास जो डिवाइस कंपोनेंट्स आ रहे हैं, तो वही मैं कह रहा हूँ कि यदि कुछ उस तरह का ऑर्गेनाइज किया गया तो ऑपरेटर क्या करेगा या जो भी मोबाइल मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, क्योंकि आप तो डिवाइस बाहर से लेके आए, आपने बैटरी एक्सचेंज की है और वो बैटरी इस तरह से मैनिपुलेटेड की गई है और वो एक टेस्टिंग साइकिल से नहीं निकली, तो वो रिस्क हमेशा रहेगा जब तक सिक्योरिटी डिबेट्स हैं उनको भी मॉनिटर भी करते हैं, कई बार आप अपने इनपुट भी उसके अंदर देते हैं। क्या इन घटनाओं के बाद में रिव्यू होते हैं, क्या इनको कंसिडरेशन में लिया जाता है और जो पॉलिसी प्लानिंग के साथ साथ जो मैन्युफैक्चरिंग के चेक्स हैं और जो डिवाइसेज एंड कंपोनेंट्स हमारे यहाँ पे आ रहे हैं उनके इंपोर्ट के अंदर उन पैरामीटर्स को शामिल किया जाता है या किया जाना चाहिए? आपको लगता है? आप अपना इनपुट देंगे इस बारे में? नहीं, देखिए जब इंपोर्ट होते हैं तो बहुत सारे टेस्ट साइकिल से गुजरती हैं चीजें, लेकिन होता क्या हर डिवाइस टेस्ट नहीं होती। जैसे एक कंपनी है वो एक कंपोनेंट इंपोर्ट करना चाहती है तो वो एक सैंपल को टेस्ट करके उसकी रिपोर्ट दे देती है, पर वो एक सैंपल के लिए टेस्ट रिपोर्ट होती है। वो मिलियंस ऑफ डिवाइसेस यदि इंपोर्ट हो रही हैं तो हर डिवाइस को आप टेस्ट साइकिल से नहीं गुजार सकते। आपके पास सर्टिफिकेट होता है कि हाँ ये साइकिल से गुजरी है, आप उस पर ट्रस्ट करते हो, पर आपकी कोई थर्ड पार्टी इंडियन बॉडी नहीं है जो उसको टेस्ट करे। अब इस तरह की मैनिपुलेशन एक चंक ऑफ डिवाइसेस में बिल्कुल हो सकते हैं, और ना सिर्फ मोबाइल फोन, जीपीएस डिवाइसेस आती हैं चाइना से भर भर के इंपोर्ट होती है, सस्ती होती हैं इसलिए। उन डिवाइसेस में भी कुछ इस तरह का मैनिपुलेशन हो गया, वो तो गाड़ियों में लगता है। ये पहली घटना हुई है दुनिया में इस तरीके की? ब्लास्ट हो सकती है। ये अपने आप में नहीं, मोबाइल ब्लास्ट होना या बैटरी ब्लास्ट होना नई चीज नहीं है, हमें पता है लैपटॉप में भी बैटरी ब्लास्ट हुई है। कोऑर्डिनेटेड ब्लास्ट नहीं हुई आज तक, कभी भी नहीं। इसीलिए थोड़ा सा और ये इसीलिए भी नहीं हो सकते, जैसे मैंने आपको कहा कि उसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं, आपने हर चीज कैसे कंप्रोमाइज की। यहाँ पर शायद इसलिए हो गई क्योंकि लोग भीड़ से अलग होकर एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिवाइस यूज कर रहे थे, और वो जो डिवाइस है हर कोई मैन्युफैक्चर कर नहीं रहा, एक ही कोई कंपनी कर रही होगी जो अभी तक सस्टेन कर रही है और वो इनको दे रही है। तो उसमें लिमिटेड लोग हैं जिनको आपने टच बेस करना है और उसको मैनिपुलेट करके सप्लाई चेन से या तो बैटरीज मैनिपुलेट कर दी, ड्राइवर मैनिपुलेट कर दिया। दो तीन चीजें हैं जो करनी होंगी, एक सिर्फ बैटरी मैनिपुलेशन से भी नहीं होगा, क्योंकि आपने टिक टाइमर बेस ब्लास्ट कराना है, आपको रिमोटली भी कंट्रोल करना है या आपको एक क्लॉक चलानी है, तो सॉफ्टवेयर मैनिपुलेशन भी चाहिए आपको। वो सब कुछ हुआ है इसमें, तभी ये संभव हुआ। और ये चीज बिना मतलब मेरे ख्याल से 2-2.5 साल से एफर्ट लग रहा होगा। पहले समझा गया होगा कि इसमें कौन कौन स्टेक होल्डर्स हैं, क्या किया जा सकता है, उसके बाद इसको प्लान किया गया या डिवाइसेस चेंज कराई गई हैं। अब वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता पड़ेगा कि बैटरीज चेंज हुई, डिवाइस चेंज हुई है, क्योंकि
कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद डिवाइस एक्सचेंज भी हुई बीच में। तो जो हम्म, भी हुआ है वो पूरी सप्लाई चेन को आइडेंटिफाई करके ही हुआ है। उसी से लिया गया डिवाइस किसी दूसरे से नहीं लिया गया जो पहले सप्लाई करता था। हाँ, पर उसके पीछे जो लोग हैं अल्टीमेटली तो ह्यूमन ही है ना, उनमें से किसी हम्म, को आपने कंप्रोमाइज करके ह्यूमन लेवल पर यदि जी। चेंज करवा लिए तो बिल्कुल हो सकता है। तो वही मैं कह बहरहाल रहा ये हूँ कि जो बहुत बड़ी और अहम घटना हुई है जिस तरीके से हुई है। हालांकि हिजबुल्लाह एक प्रतिबंधित संगठन है, साथ ही ये एक नॉन स्टेट एंटिटी है जिसके साथ इस तरीके का वाकया पेश आया है, लेकिन इसके सबक बहुत महत्वपूर्ण है जो कई देशों के लिए भी अहम होंगे और इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है। बात ही अपने आप में लोगों को चिंतित बहुत और बढ़िया। आगाह करने के लिए बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमसे चर्चा करने के लिए, थैंक तमाम यू जानकारी। विनय, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।